नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे और दिन की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन भर की बड़ी खबर की, साथ ही होगी हर खबर की पड़ताल। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे कि क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों का असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और बात दिन भर की टॉप 10 बड़ी खबरों की। और रिपोर्ट एट 10 में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सबसे पहली हमारी खबर होगी एक भ्रष्ट दूसरा महाभ्रष्ट, केरलम में प्रधानमंत्री का हल्ला बोल। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर, पश्चिम बंगाल में चार्जशीट, चुनावी घमासान ने बढ़ाया सियासी तापमान। किस तरह से पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो गर्माती जा रही है, बताएंगे आपको। असम में गरजे अमित शाह, असम को किया उग्रवाद से मुक्त। यह हमारी तीसरी खबर होगी। क्या कुछ रहा है उसके पीछे और असम में राजनीति किस ओर इशारा कर रही है, सब कुछ बताएंगे। चौथी हमारी अहम खबर होगी असम में सियासी घमासान, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग तेज। क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है वो हम आपको बताएंगे। पांचवी और अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा संकट और युद्ध पर फिर जताई है चिंता। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त और इस पर क्या हालात बने हुए हैं, ये सब कुछ प्रधानमंत्री ने आज क्या इसको लेकर बड़ी बातें कही है, ये बताएंगे आपको। छठी खबर हमारी होगी संस्कृति और धरोहर को बचाने की पहलों को प्रधानमंत्री ने सराहा है। किस तरह से सराहा है और किस तरह से आने वाले समय की जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने कही है वो क्या कुछ कह रही हैं वो हम आपको बताएंगे। सातवीं खबर, ईरान ने दी अमेरिका को वेलकम टू हेल की धमकी। क्यों कहा है नरक में स्वागत है, ये सब कुछ ईरान ने अमेरिका को, ये हम आपको बताएंगे। आठवीं खबर हमारी होगी अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ शुरू हुआ नो किंग्स आंदोलन। क्या कुछ उनकी नीतियों को लेकर अभी तक नजर आ रहा है और क्यों आंदोलन इतना उग्र होता हुआ जा रहा है अमेरिका में, ये हम आपको बताएंगे। नवीं खबर हमारी होगी ईरान के बाद क्यूबा, शांति दूत अवतार के बाद ट्रंप का युद्ध प्रेम। क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या कुछ इस खबर की जुड़ी हुई जो पड़ताल है वो क्या कुछ कहती है वो हम आपको रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। 10वीं और अहम खबर, कोहली का विराट कीर्तिमान, दुनिया ने ठोका सलाम। क्या बड़ा रिकॉर्ड आईपीएल में कोहली ने किया है, बनाया है और उससे कैसे ये रिकॉर्ड एक बड़ा दूरगामी इसका परिणाम निकलता हुआ नजर आता है, यह हम आपको बताएंगे अपनी 10वीं और अहम खबर में। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और आइए आपको दिखाते हैं कि जमीनी हकीकत इन खबरों की क्या कहती है। शुरुआत करेंगे केरलम को लेकर। केरलम के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है। पीएम मोदी का केरलम में एलडीएफ और यूडीएफ को करारा जवाब। पीएम मोदी ने कांग्रेस कम्युनिस्ट गठबंधन को बताया स्वार्थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को बताया केरलम में असली टीम। पीएम मोदी ने कहा कि बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई है वो क्या कुछ कही है कि अब केरलम में वही होगा जो चाहती है जनता। क्या केरलम में है परंपरा के खिलाफ परिवर्तन की लहर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केरलम के पलक्कड़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चुनावी राजनीति के एक बड़े बदलाव का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यहाँ की जनता या तो यूडीएफ या फिर एलडीएफ के खोखले वायदों से ठगी जाती रही है। पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा ने केरलम में बीजेपी के दमदार प्रदर्शन की उम्मीदों को नई ऊर्जा दी है। पीएम मोदी ने राज्य की राजनीति पर सीधा और तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दशकों से केरलम दो स्वार्थी और अवसरवादी गठबंधनों के बीच जकड़ा हुआ है। दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक और एलडीएफ तो दूसरी ओर यूडीएफ। एक भ्रष्ट तो दूसरा महाभ्रष्ट। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के डबल गेम पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दोनों दल भाजपा को बी टीम कहते हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों ने खुद ही मान लिया है कि केरलम में अब असली और इकलौती टीम सिर्फ बीजेपी ही है। एलडीएफ और यूडीएफ इन लोगों ने भी मान लिया है इस बार केरलम चुनाव में एक टीम अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है।
विकास का भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार बनने पर लूटे गए धन की वसूली होगी और केरलम को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। त्रिशूर में हुए रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब इस दावे को मजबूती देता नजर आया, जहां लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। अब सवाल ये है कि क्या केरलम के लोग बदलाव की पटकथा लिखेंगे या फिर वही पुरानी परंपरा को अपनाएंगे जो दशकों से चली आ रही है, कभी एलडीएफ तो कभी यूडीएफ। बंगाल में चुनावी हलचल चरम पर पहुंच चुकी है। इस बार भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सिर्फ आरोप नहीं बल्कि चार्जशीट युद्ध छिड़ चुका है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच अब चार्जशीट युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शनिवार को कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार की कथित विफलताओं के खिलाफ 40 पन्नों की चार्जशीट जारी किए जाने के महज कुछ ही घंटों के भीतर तृणमूल ने भी पलटवार करते हुए भाजपा के खिलाफ 15 पन्नों की एक जवाबी चार्जशीट जारी कर दी। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं ये बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चार्जशीट जारी करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन में घुसपैठियों व महिला अपराधों से लेकर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और घोटालों के आरोपों की बौछार करते हुए तीखा हमला बोला है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ, 20 लाख राज्य कर्मचारियों का हक छीना गया। 2023 में महिलाओं के खिलाफ 34,738 अपराध दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में देश के 27.5% एसिड अटैक मामले सामने आए। 30 लाख नौकरियां खत्म हुई। भारत बांग्लादेश सीमा के 569 किलोमीटर हिस्से पर फेंसिंग नहीं की गई। घुसपैठियों को फर्जी आईडी कार्ड देने का आरोप लगाया। 40 लाख से अधिक युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ा। तृणमूल की चार्जशीट में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर तीखे सवाल उठाए गए। Who is leading in crimes against women? It's Uttar Pradesh. Second, it is Maharashtra. Third is Rajasthan. भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर इतने तीखे वार कर रहे हैं कि इसने बंगाल की राजनीति को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। अमित शाह ने जहां डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त जनता के सामने रखी, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य में शांति की स्थापना की है, जबकि कांग्रेस सरकार ने घुसपैठियों को समर्थन दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सोनितपुर और नलबाड़ी में ताबड़तोड़ चुनावी रैली की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 साल में राज्य की बदली हुई सुरक्षा स्थिति का खाका पेश किया। अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में असम पूरी तरह से उग्रवाद और हिंसा के चंगुल से मुक्त हो चुका है। हमने बोडो शांति समझौता किया, कार्बी आंगलोंग का समझौता किया, उल्फा के साथ समझौता किया और 10,000 लोग मशीन गन छोड़कर आज आम आदमी का जीवन जी। असम के सोनितपुर में अमित शाह ने बोडो शांति समझौते और कार्बी आंगलोंग समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज असम के सुदूर इलाकों में भी शांति का माहौल है। कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी बोडो के साथ, बोडोलैंड के युवाओं के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ समझौता कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर? अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में गृह मंत्रालय ने असम के विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ कई दौर की वार्ता की। इसका परिणाम ये हुआ कि उग्रवाद की राह पर चल रहे लगभग 10,000 युवाओं ने अपने हथियार डाल दिए और लोकतंत्र की मुख्यधारा में शामिल हो गए। अमित शाह ने नलबाड़ी की जनसभा में स्पष्ट कर दिया है कि अगर असम में एनडीए की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो असम वो दूसरा राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा, यानी असम में भाजपा की अगली सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी। पिछले एक दशक से असम की सत्ता से बाहर कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर छोड़ने के इरादे में नहीं है। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस ने असम में 5 गारंटियों का पैंतरा चला है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए असम में अपनी पार्टी का रोडमैप बताया। असम विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और चुनावी मैदान में वादों, गारंटियों और दावों की बारिश हो रही है। हर पार्टी जनता को लुभाने में जुटी है, तो वहीं नेताओं के बीच जुबानी जंग भी अपने चरम पर है। असम चुनाव में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए 5 गारंटियां दी हैं। आज भाजपा और उनके सहयोगी दल आसाम के शासन को भ्रष्ट कर दिए। ये डबल इंजन की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए विकास और सुशासन को अपना मुख्य मुद्दा बताया है। लगातार तीसरी बार असम में कमल खिलेगा। नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में फिर से विकास के पथ पर इस असम को और गति देने वाली भाजपा सरकार बनेगी। असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया कि ये केवल धर्म आधारित बंटवारे की बात करते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों बड़े बड़े वादे करके असम की जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हाल ही में हुए परिसीमन ने चुनावों को और भी दिलचस्प बना दिया है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को यह तय हो जाएगा कि जनता का भरोसा गारंटी पर है या डबल इंजन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण युद्ध और ऊर्जा संकट पर बात की। उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और मदद के लिए खाड़ी देशों का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया को प्रगति की राह पर लौटना था, लेकिन लगातार युद्धों ने वैश्विक हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उन्होंने खाड़ी देशों में काम कर रहे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए हर संभव मदद के लिए इन देशों का विशेष आभार जताया। मार्च का ये महीना वैश्विक स्तर पर बहुत ही हलचल भरा रहा है। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। युद्धग्रस्त क्षेत्र के बड़े ऊर्जा केंद्र होने के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के संभावित संकट पर भी प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया। निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट के इस समय नागरिक केवल सरकार द्वारा दी जा रही आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी पर ही भरोसा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और जन भागीदारी को साझा किया और देश के सामने रखा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की जन भागीदारी और साथ ही शिक्षा में नवाचार का भी जिक्र किया, जो बदलते भारत की तस्वीर को भी दर्शाता है। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में ज्ञान भारतम सर्वे और इससे जुड़ने के लिए ज्ञान भारतम ऐप का जिक्र किया। इस पहल का मकसद देश भर में मौजूद मनुस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियों के बारे में जानकारी जमा करना है। पीएम मोदी ने नागा समुदाय द्वारा शिक्षा के माध्यम से अतीत को संरक्षित करने और भविष्य को तैयार करने की कोशिश की सराहना भी की। पीएम ने त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों पर 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बसा वांगमुन गांव और पानी संकट और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पहल की भी प्रशंसा की। वांगमुन गांव के लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हो गया है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था, वो जल संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में अनोखी पहल और प्रयासों का विशेष उल्लेख करते हैं। पीएम ने युवा शक्ति को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ने के लिए माई भारत संगठन के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा चलाई जा रही शिक्षा की अनोखी पहल पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में क्रिकेट के मैदान में देश को मिली शानदार सफलताओं का जिक्र किया।
T20 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत के बाद देश में छाई खुशी की लहर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम द्वारा 7 दशक के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला रणजी खिताब जीतने पर विशेष बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि राष्ट्र निर्माण के लिए हर एक नागरिक की भूमिका अनमोल है, जो बदलते भारत को आगे लेकर जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में अपनी आक्रामकता को बल देने के लिए अमेरिका ने युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को जंग के मैदान में उतार दिया है। साथ ही 3500 मरीन सैनिकों की तैनाती का भी ऐलान किया है, जिसके जवाब में तेहरान टाइम्स ने वॉशिंगटन को चेतावनी भरा संदेश दिया है। तेहरान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने में लिखा है वेलकम टू हेल, और साथ ही अमेरिका को चेताया है जो भी अमेरिकी सैनिक ईरानी क्षेत्र में कदम रखेगा वह केवल ताबूत में ही वापस जाएगा। ईरान के साथ बढ़ते बारूदी तनाव के बीच पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अपने निर्धारित ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है, जिसमें लगभग 3500 मरीन सैनिक सवार हैं। यूएसएस त्रिपोली कोई साधारण जहाज नहीं है, यह अमेरिका क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, जो समुद्र से जमीन पर सीधे हमला करने में सक्षम है। इस जहाज पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ऑस्प्रे जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात हैं। इसके अलावा F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी इस तैनाती का हिस्सा हैं। इस पूरे दल में 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट शामिल है, जो तेजी से हमले, कब्जा और बचाव जैसे ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में अब हुती विद्रोही भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुके हैं। हुती विद्रोहियों ने संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल पर जोरदार हमले किए हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में रविवार को सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और शांति स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। पिछले एक महीने से युद्ध की आग में जल रहे पश्चिम एशिया में हालात दिन ब दिन और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को भेजकर अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है, उनका इरादा पीछे हटने का बिल्कुल भी नहीं है। लगातार जवाबी और बारूदी हमलों से ईरान ने भी बता दिया है कि वह बराबरी का मुकाबला करने में सक्षम है। दोनों पक्षों के इरादों से साफ है, ऊर्जा संकट की जल रही आग आने वाले दिनों में और ज्यादा धड़कने वाली है। दुनिया भर में युद्ध की रणभेरी बजा रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बड़ा मोर्चा खुल गया है। अमेरिका के कई राज्यों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। ये नो किंग्स रैलियों का तीसरा दौर है, जिनमें पहले भी लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। अमेरिका इस वक्त दो मोर्चों पर जूझ रहा है। एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ जंग जारी है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जनता सड़कों पर है। शनिवार को अमेरिका के सभी 50 राज्यों में नो किंग्स यानी कोई राजा नहीं के बैनर तले हजारों रैलियां हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने ट्रंप प्रशासन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मिडटाउन मैनहट्टन से मोर्चा किया। सैन फ्रांसिस्को में भी एम्बार्केडेरी प्लाजा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सिविक सेंटर प्लाजा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और ईरान संघर्ष का विरोध करने वाले बैनर थे। सेंट पॉल, मिनेसोटा में भी बड़ी रैली आयोजित की गई। ये प्रदर्शन पूरे देश में आयोजित नो किंग्स रैलियों का हिस्सा हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के विरोध में आयोजित किए गए। ये रैलियां ऐसे समय में हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 36% रह गई है, जो उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद का सबसे निचला स्तर है। नो किंग्स आंदोलन की शुरुआत पिछले साल 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर हुई थी। इस आंदोलन में करीब 2100 स्थानों पर 40 से 60 लाख लोगों ने भाग लिया था। अक्टूबर में हुई दूसरी रैली में लगभग 2700 जगहों पर 70 लाख लोग शामिल हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन उन राज्यों में भी देखने मिला जहां 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को अपार जन समर्थन मिला था। लोगों ने नो किंग्स रैलियों के माध्यम से ये बता दिया कि ट्रंप के युद्ध और इमिग्रेशन नीतियों के वो बिल्कुल समर्थन में नहीं है।
तो क्या ईरान और वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नजर जो है वो क्यूबा पर है? क्या कुछ इसके संकेत हैं? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इस खबर की जमीनी हकीकत क्या कहती है, ये हम आपको दिखाएंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं, तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या वेनेजुएला और ईरान के बाद अगला टारगेट क्यूबा है? ईरान के बाद क्यूबा ट्रंप का अगला निशाना। ट्रंप ने दी चेतावनी, अगला टारगेट होगा क्यूबा। अमेरिकी ब्लॉकेड से क्यूबा में तेल और बिजली का संकट, क्यूबा की मदद के लिए आगे आए कई संगठन। मैक्सिको ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका से हजारों मील दूर पश्चिम एशिया में जारी जंग के अलावा अमेरिका का पड़ोसी देश क्यूबा भी राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर है। ट्रंप क्यूबा को लगातार चेतावनी देते रहे हैं। अपने एक हालिया बयान में उन्होंने फिर दोहराया कि क्यूबा ही उनका अगला टारगेट होगा। वहीं अमेरिकी ब्लॉकेड के चलते क्यूबा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। ये 2 नौकाएं करीब 1 सप्ताह की यात्रा कर क्यूबा पहुंची हैं। इन नावों पर मानवीय सहायता के लिए राहत सामग्री मौजूद है। गुरुवार को इन नावों के लापता होने की खबर सामने आई थी। हालांकि क्यूबा पहुंचकर क्रू ने बताया कि समुद्र में खराब मौसम के चलते उन्हें पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। दरअसल अमेरिका ने क्यूबा को तेल के निर्यात समेत कई तरह की नाकेबंदी लगा रखी है। पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की सरकार के समय वेनेजुएला से क्यूबा को तेल की सप्लाई होती थी। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर अपना शिकंजा और कड़ा कर दिया। इन प्रतिबंधों के चलते क्यूबा में बिजली की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसके चलते अस्पतालों में इलाज से लेकर अन्य कई बुनियादी सुविधाओं में बड़ी बाधाएं आ रही हैं। क्यूबा के विदेश मंत्री ने अमेरिका के इस कदम को क्रूर बताया है। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने भी क्यूबा में सरकार की व्यवस्था बदलने की जरूरत बताई है। वहीं क्यूबा के लिए रूसी तेल लेकर आया एक टैंकर शुक्रवार को वेनेजुएला के समुद्री क्षेत्र में पहुंचा था, जिसमें करीब 2 लाख बैरल तेल बताया जा रहा है। वहीं मैक्सिको और अमेरिका कोalition जैसे संगठन भी क्यूबा की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 30 से अधिक देशों के 300 से अधिक संगठन शामिल हैं। हाल ही में क्यूबा पहुंची 2 नौकाएं भी इसी कोalition से जुड़ी हुई हैं। हालांकि मैक्सिको जैसे कुछ देश क्यूबा की मदद करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि एक और देश पर नकेल कसने की राष्ट्रपति ट्रंप की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के अपने पहले ही मुकाबले में विराट कोहली ने अपनी मौजूदगी शानदार अंदाज में दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए पहले ही मुकाबले में विराट कोहली ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज करा लिए। विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ओपनिंग मैच में 69 रन की नाबाद पारी खेली और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। विराट कोहली आईपीएल के सभी सीजन में खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली आईपीएल इतिहास के पहले बैटर बने जिन्होंने चेज करते हुए 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं। कोहली के नाम अब 4027 रन है। इस मामले में दूसरे नंबर पर डेविड वार्नर हैं जिन्होंने 3285 रन बनाए हैं, जबकि रोहित शर्मा 3238 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। किंग कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पाकिस्तानी दिग्गज शोएब मलिक को पछाड़ दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जैसे ही कोहली ने 29 रन बनाए, उन्होंने शोएब मलिक को पीछे छोड़ दिया। मलिक के रनों की संख्या टी20 में 13,571 रन थी। वहीं कोहली इस मैच से पहले 13,543 रन बना चुके थे। अब उनके नाम 13,612 रन हो गए हैं। आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले बल्लेबाज भी कोहली बन गए हैं। कोहली के सिक्स की संख्या आईपीएल में ओपनर के तौर पर 181 हो गई है, जबकि केएल राहुल के नाम 179 छक्के दर्ज हैं। गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 38 गेंदों में 69 रन की पारी खेली और नाबाद रहे। इसके साथ ही उन्होंने बता दिया कि उनके फैंस उन्हें किंग कोहली क्यों कहते हैं। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर रिपोर्टर 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।